इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा के नेता और उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। न जाने कौन सा गम छुपा रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले की बात है जब सम्राट चौधरी ने डंके की चोट पर कहा था, क्या कहा था कि मैं जो ये पगड़ी मैंने लगाई हुई है ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद ही ये पगड़ी हटेगी। याद है कि नहीं आपको? उन्होंने ऐसा कहा था। आज उन्हें अपनी इस पगड़ी को और कस के बांधना पड़ेगा। बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से राजनीतिक अवसरवादिता की तमाम हदें न सिर्फ नीतीश कुमार पार कर रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी पार कर रही है। याद कीजिए दोस्तों, सम्राट चौधरी ने दरअसल कहा क्या था, सुनते हैं। भाजपा की सरकार बनाना है और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगी। बताइए ना सम्राट जी, आज इस पगड़ी का क्या कीजिएगा? अब तो इस पगड़ी को और कस के बांधना पड़ेगा साहब। यही नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार को न जाने किन किन शब्दों से भाजपा ने नवाजा था। इन चेहरों पर गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, खुद सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के बारे में न जाने क्या क्या कह रहे थे। याद है आपको? विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था और वो बयान जो था वो काफी विवादास्पद हो गया था क्योंकि जो उनके कहने का तरीका था वो बहुत ही अजीबोगरीब सुनाई दे रहा था। कुछ लोगों को वो अश्लील भी लगा था। हालांकि जो संदेश था उसके जरिए वो यही बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि जब से राज्य की महिलाएं शिक्षित हुई हैं तब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वो और जागरूक हुई हैं। मगर नीतीश कुमार का तरीका जो था ना वो बहुत ही अश्लील सा लग रहा था। वो और बेहतर शब्दों का चयन कर सकते थे मगर उनके इस भाषण पर याद कीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था। सबसे पहले सुनते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा था, सुनते हैं। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। जी हां, सुन के आपको यह बयान बहुत ही वाहियात लगता है। और याद कीजिएगा, चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था। सामने महिलाएं बैठी थी और कहा था कि इंडिया गठबंधन के एक नेता ने महिलाओं का अपमान किया और फिर वो महिला सम्मान की बात करने लगे। वैसे तो आपकी पार्टी का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। बलात्कारी राम रहीम को आपकी पार्टी पैरोल पर रिहा करती है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद पार्टी से नहीं निकाले जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, उनके खिलाफ पार्टी की नरमी सब जानते हैं। मगर मैं सुनाना चाहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ने क्या बातें कही थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडियन अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही, ये राजनीतिक अवसरवादिता है या नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जनता दल यूनाइटेड के साथ सत्ता में आना है तो आप अपने स्वाभिमान के साथ इतना बड़ा समझौता करेंगे? स्मृति ईरानी आखिरकार दहाड़ी थी महिला सम्मान पर, वैसे खामोश रहती हैं जब राम रहीम की बात आ जाए, बृजभूषण शरण सिंह की बात आ जाए, कुलदीप सिंह सेंगर की बात आ जाए, स्वामी चिन्मयानंद की बात आ जाए, मगर यहां पर वो बोली थी। सुनिए क्या कहा था स्मृति ईरानी ने। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं उसका 24 घंटा बीत गया अब तक। आज
आज उसी नीतीश कुमार को गले लगा लिया गया है। मगर क्या हमें इस पर हैरत में पड़ना चाहिए? क्या यह अचरज में पड़ने वाली बात है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में राजनीतिक अवसरवादिता को नए आयाम दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। मुद्दा सिर्फ यहां नीतीश कुमार का नहीं है। आपके सामने कई ऐसे नेता हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की थी, जिन्हें लगातार डराया गया था, मगर जैसे ही उन्होंने पाला पलटा या पाला बदला, सारे केस बंद हो गए। कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। शुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार, ये कुछ नाम हैं जिन पर गौर कीजिए दोस्तों। नारायण राणे, इन सब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, मगर फिर इन्हें समझ आ गया कि अगर जान बचानी है तो उस वॉशिंग मशीन में कूदना पड़ेगा जिसमें धुलने के बाद हमारे दाग धुल जाएंगे। और भाजपा की डिक्शनरी में दाग अच्छे हैं, खासकर तब जब आप हमारे पाले में बैठे हों। आज बड़ा सवाल न्यूज चक्र के जरिए मैं यही उठाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या भारतीय राजनीति में अब अवसरवादिता ही चलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी नए आयाम कायम कर रही है? सीधा सा सवाल है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में आया राम गया राम की परंपरा रही है, इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, आज पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। क्योंकि दिखाई दे रहा है कि जिस नीतीश कुमार को आपने लगातार ताने मारे थे, गालियां मारी थी, उन्हें महिला विरोधी तक बताया था, आज वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं गठबंधन के। ये भारतीय राजनीति का सबसे न्यूनतम स्तर है दोस्तों, सबसे न्यूनतम स्तर। इन्हें लगता है कि जीत के लिए जरूरी है कि किसी के साथ भी हाथ मिला लिया जा सकता है। विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है दोस्तों। मैं बार बार कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए आपका दामन होना होगा पाक साफ। अगर आपके बैंक अकाउंट्स में, अगर आपकी अलमारियों में कोई गहरे राज नहीं है, तभी आप भाजपा से मुकाबला कर सकते हैं। और आज की तारीख में वही राजनेता टिके हुए हैं जिनका दामन कथित तौर पर पाक साफ है। कथित शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि भविष्य में क्या हो सकता है हम नहीं जानते हैं, किसका क्या राज सामने उभर कर आए हम नहीं जानते हैं। मगर स्वाभाविक सी बात है, कोई भिड़कर तभी लड़ सकता है जब उसे पता है कि आप मुझे बदनाम तो कर सकते हो, मगर आखिरकार जब तथ्यों की बात आएगी, जब मामला अदालत पहुंचेगा, तब आपके पास कोई सबूत नहीं है, मगर हां प्रचार है। और जैसे कि अंग्रेजी में कहा भी गया है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, यानी कि जो प्रक्रिया है जिसमें आप पर आरोप लगाए जाते हैं, आपके खिलाफ प्रचार चलता है, वही सजा बनकर रह जाता है। और यहां पर सवाल सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं जहां जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें अनर्गल केसेस में फंसाया जाता है, प्रोपेगेंडा चलाकर। आपने एक प्रोपेगेंडा चला दिया, मगर जनता तक हकीकत नहीं पहुंचने देते हैं आप अपनी गोदी मीडिया के जरिए। मगर ये लगातार चीजें होती रहती हैं। आपको क्यों लगता है कि कई पत्रकार आज की तारीख में सत्ता के सामने नतमस्तक हैं? क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें आपने 100 करोड़ की वसूली करते हुए देखा है, छुपे हुए कैमरे में। वो तिहाड़ जेल भी गए थे। आपको क्या लगता है अगर ऐसे पत्रकार भाजपा से सवाल करना शुरू करते हैं तो फिर उनका अगला पता क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, दोबारा तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। तो पत्रकारों में भी ऐसा ही है। जो पत्रकार आज की तारीख में नतमस्तक हैं, वो जानते हैं कि जिस दिन वो सत्ता से सवाल करना शुरू कर देंगे, उसी दिन तमाम सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे। तमाम जो एडवर्टाइजर्स हैं, कंपनीज हैं, उन पर दबाव बनाया जाएगा कि इस चैनल पर विज्ञापन देना बंद करो। तो आधे से ज्यादा पत्रकार अवसरवादी हैं,
जिनका अपना एक आपराधिक इतिहास है, और उसके बाद वो हैं जो मजबूर हैं, जिन्हें अपनी रोजी रोटी कमानी है। आज की तारीख में आपके सामने सत्ता से सवाल करने का मादा हर किसी में नहीं है, यह ताकत हर किसी में नहीं है। यही वजह है कि पत्रकार नतमस्तक है। यही वजह है कि कई राजनेता जो हैं विचारधारा के साथ समझौता करके भाजपा की गोद में जाके बैठ जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात, खुद भाजपा, क्या भाजपा को यह नहीं मालूम कि आज की तारीख में चलिए आप सत्ता में, आज की तारीख में आपके हाथ में ताकत है, एजेंसीज है, पैसा है, प्रचार तंत्र है, मगर यह हर बार नहीं रहेगा। और फिर आपको इतिहास में किस पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर याद रखा जाएगा? वो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए तमाम हदों को पार करने के लिए तैयार है, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करने के लिए तैयार है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो सवालों से बचती है, आलोचनाओं से डरती है। और यही वजह है कि इनकम टैक्स, ईडी, एंटी टेरर सेल का इस्तेमाल किया जाता है पत्रकारों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ, राजनेताओं के खिलाफ। क्योंकि आप जानते हैं आपके पक्ष में प्रचार है, वो प्रचार जो जनता पर हावी है, और उस प्रचार से कुछ पत्रकार घबरा जाते हैं, कुछ राजनेता घबरा जाते हैं, और नतीजा आपके सामने है दोस्तों। यकीनन दोस्तों, यह भारतीय राजनीति का न्यूनतम स्तर है। यह संकट काल है जहां राजनीति के कोई मायने नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर जितनी बड़ी बड़ी बातें भी करें, हकीकत कुछ और है। याद कीजिएगा दोस्तों, अमित शाह ने क्या कहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे ही नहीं। याद है कि नहीं आपको? सुनते हैं फिर से। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में यह संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब आपके सामने हकीकत है दोस्तों। अब आपके सामने तस्वीर साफ हो गई है कि ये लोग हर किस्म का समझौता करने को तैयार हैं सत्ता में बने रहने के लिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।